है इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो मरीजों की संख्या है वो 562 तक पहुंच गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में आज 33 नए मामले सामने आए। इंदौर में 2 मरीजों की मौत हो गई और प्रदेश में अब तक 43 लोगों की जान चली गई है। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले सामने आए। भोपाल में 4 दिन पहले दम तोड़ने वाले बुजुर्ग की रिपोर्ट में भी कोरोना की पुष्टि हुई और प्रदेश में अब तक 41 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन 562 ये आंकड़ा पहुंच गया है, जो अब ये बताता है कि आने वाले वक्त में किस तरह से सरकार को लॉकडाउन के बावजूद रोक लगानी होगी। हरीश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए भोपाल से और उनसे हम अपडेट ले लेते हैं। हरीश, एक के बाद एक आंकड़ों में बढ़ोतरी और जैसा अभी आप बता रहे थे कि कुछ जिलों में ढील दी जाएगी, अगर ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो फिर ढील का मतलब क्या है? नहीं, अभी जो 30 जिले हैं जो 0 पॉजिटिव माने गए हैं वहां पर चरणों में फेज वाइज ढील देने की बात है, लेकिन जहां भोपाल इंदौर सही जो 22 जिले हैं वहां पर अभी ढील देने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार का सामने 2 चुनौती सामने आ रही है। एक तो लॉकडाउन के से कोरोना वायरस रोकना है, सेकंड प्रदेश को अर्थव्यवस्था पर वापस लाना है। तो 30 जिले जो हैं वहां पर जो एमएसएमई इंडस्ट्री है वहां पे उनके मजदूर, उनके कामगार जो हैं उनको लॉक इन किया जाएगा, उनको सेफ्टी से लाया जाएगा इंडस्ट्री के अंदर और बाकायदा पूरी सुरक्षा के साथ उनसे काम करा जाएगा जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे। वहीं जो 22 जिले पॉजिटिव हैं जिसमें हॉट स्पॉट बना हुआ है इंदौर और भोपाल, यहाँ पूरी शक्ति की जाएगी और प्रदेश भर के डॉक्टर्स जो हैं दूसरे प्रदेशों लाए जा रहे हैं, पुलिस अफसर लाए जा रहे हैं, मैदानी अफसर लाए जा रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा सिफर ही रह रहा है। इंदौर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है, कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है और इंदौर के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लगातार मतलब पॉजिटिव और क्रिटिकल केसेस आ रहे हैं और अब स्थिति ये हो गई कि प्राइवेट अस्पताल। हरीश, जैसे आपने कहा कि इंदौर में जो संकट है वो बढ़ता जा रहा है और कामयाब नहीं हो रही कोशिशें, हालांकि प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। वो जो सिटी है जो लगातार 3 बार पूरे हिंदुस्तान में सफाई के मामले में नंबर 1 आई, लेकिन हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सिस्टम पूरा फेल हो चुका है। निश्चित तौर पे इसमें लापरवाही 2-3 इस पे हुई है, स्टेज पे हुई है। सबसे पहली लापरवाही इंदौर वासी जो सबसे समझदार माने जाते थे और मध्य प्रदेश की शान कहे जाते थे, उनकी सबसे लापरवाही जिस दिन पहले दिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, उसी दिन रैली निकाल के इंदौर ने साबित कर दिया था कि कोई बड़ी घटना होने वाली है, उसका आगाज हो गया था और निश्चित तौर पर उसके बाद पॉजिटिव केस आना शुरू हुए। उसके बाद दूसरी घटना होती है टाटभट्टी बाखल में, जहां डॉक्टर जाते हैं, घर घर टेस्ट करते हैं, उनके ऊपर हमला होता है। तीसरी घटना होती है चंदन नगर में, पुलिसकर्मी जो लोग घरों में निकले हुए बाहर उनको अंदर करते तो उन पर हमला होता है। चौथी घटना आज सुबह की 4 बजे की है, जो भाजपा के पूर्व पार्षद हैं वो राशन बांटने के नाम पर लोगों को इकट्ठा करते हैं। 3 से 4 हजार आदमी इकट्ठा घर से निकलता है और एक साथ इकट्ठा होता है। ये स्थिति बन रही है जब कोरोना पॉजिटिव में इंदौर जो हॉटस्पॉट बना हुआ है उसके बावजूद लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना घरों के अंदर रहना, मतलब घरों के अंदर रह रहे हैं, माफ कीजिएगा। और प्रशासन जब उनकी केयर करता है तो प्रशासन को अपना मतलब दुश्मन मान रहे हैं, जबकि कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं वो प्रशासन के जो नियम है उसको तोड़ने में अपने आप को हीरोगिरी कर रहे हैं। लगातार इस तरह की घटना आ रही है। यही वजह है कि कोरोना वायरस जो है कम्युनिटी में फैल गया है, कैरियर सामने नहीं आ पा रहे हैं। प्रशासन के लिए भी चुनौती बना हुआ। उन्होंने पहले कंटेनमेंट एरिया बनाए, फिर लॉकडाउन किया। अहम जानकारियां हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता और जो लोग इस वक्त हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कोरोना जो है वो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके लिए मुसीबत बन सकता है। इस वक्त एक खास मेहमान रामलाल मार्कंडे जी जुड़ रहे हैं, कृषि मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के, और बहुत बहुत स्वागत है मार्कंडे जी आपका। हम जानना चाहते हैं आपसे कि जो हालात इस वक्त प्रदेश में हैं वो किस तरह से आपका असेसमेंट है, जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो संकट है कोरोना का और दूसरा किसानों का संकट है। आपका बहुत धन्यवाद। जहां तक हिमाचल प्रदेश का विषय है, हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक विशेष समुदाय के कारण ही फैला है। अन्यथा हिमाचल प्रदेश में कोरोना जो हमारा वायरस है बहुत कंट्रोल में था।
और विशेष और यहाँ तक कृषि कृषि विभाग की आपने बात की है, हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने सभी तरह के बागवानों किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए सहूलियत दे दिया है, परमिशन दे दिया है। चाहे लॉकडाउन हो चाहे कर्फ्यू हो, उसे परमिशन दे चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी जगह पे दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं, क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश के जो उत्पादन लेके जाते हैं पंजाब हरियाणा बाकी राज्यों में, तो हमें समस्या आ रही थी कि वहां पर जो है आपके गाड़ी रिपेयरिंग के लिए कोई गाड़ी, सब दुकानें बंद थे। आज वो दुकानें खुल चुके हैं और साथ ही साथ बहुत से मालगाड़ी ट्रक नहीं मिल रहे थे, उस हमने सहूलियत उनको मुहैया करा दिया है। और हिमाचल प्रदेश के किसानों का जो उत्पादन तैयार हो रहा है वो बाहर के प्रदेश को हम भेज रहे हैं। अब समस्या थोड़ी आ रही है कि बाहर के प्रदेश से हमारे यहाँ पर कुछ सामान आने में तो दिक्कत आ रहा है। अन्यथा हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी समस्या नहीं है। हम किसानों बागवानों के लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच हमने उनको छूट दे दिया है। मार्कंडे साहब, लॉकडाउन की जो स्थिति है, जिस तरह से एक मतलब प्लानिंग की बात करूं मैं, तो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हालात कई राज्यों में थोड़ा चिंताजनक है। ऐसे में हिमाचल को लेकर क्या रणनीति रहेगी आपकी? क्योंकि जहां तक पंजाब का सवाल है, जहां तक हरियाणा का सवाल है या चंडीगढ़ यूटी का सवाल है, तो वहां पर जैसे हालात है उसको देखते हुए आप किस तरह का फैसला लेने जा रहे हैं? जहां तक हिमाचल प्रदेश का विषय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने केंद्र सरकार पे छोड़ा। वैसे भी हम भी चाहते हैं कि ये लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हमारे राज्य साथ में लगते राज्य, अब चाहे जम्मू कश्मीर है, पंजाब हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, सभी जगह सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री इस विचार के हैं कि ये लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम भी चाहते हैं कि लॉकडाउन बढ़े, ताकि लॉकडाउन बढ़ने से जो है ये जो कंट्रोल में रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि लॉकडाउन के बारे में हम चाहते हैं ये भी लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। लॉकडाउन बढ़ने की बात है मार्कंडे साहब, लेकिन एक अहम सवाल और खड़ा होता है। अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा और हम हिमाचल की स्थिति को अभी समझें, हिमाचल में 32 मरीज थे, 9 ठीक हुए हैं, 18 अभी ठीक हो रहे हैं। आपको लगता है अगर लॉकडाउन हम आगे नहीं बढ़ाते हिमाचल में, हिमाचल की स्थिति को देखते हुए, तो क्या वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ सकती है या फिर उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा? जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, हिमाचल प्रदेश में जैसे मैंने शुरू में कहा, एक समुदाय के लोग ही थे, उनसे अभी वहां तक हम पहुंच पाया है। हिमाचल प्रदेश में 70 लाख में से 55 लाख लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है। और हमने उनको कोशिश किया है कि वहां तक हम पहुंचे हैं, उस समुदाय तक हमने बात करने की कोशिश किया है, उनको हमने क्वारंटीन किया है। मुझे लगता है कि अभी हिमाचल प्रदेश में अधिक नहीं फैलेगा। हो सकता है कुछ लोगों तक हम संपर्क नहीं कर पाए हैं अब तक। अन्यथा हिमाचल प्रदेश में अब ये स्थिति जो है जैसा है उससे कम होगा, बढ़ेगा नहीं। एक और सवाल है मार्कंडे साहब, किसानों से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन किसानों के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, किसानों को बता रहे हैं एक दूसरे से दूर रहें, लेकिन अभी अगर हम देखें तो आने वाले समय में अगर लॉकडाउन खुलता है, उनको फसल बेचना है, उनको खेत में काम करना है, उसके लिए कितनी व्यवस्था वहां पर की गई है ताकि इन चीजों का भी ख्याल रहे उन्हें? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की। हम किसानों बागवानों को निरंतर एजुकेट कर रहे हैं कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। और हमारा कृषि विभाग जो है उनका उत्पादन डायरेक्ट उनसे खरीद के बाकी राज्यों में भेज रहे हैं, ताकि किसानों को इसका समस्या ना आए। आजकल हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत से 4-5 जिले ऐसे हैं जहां पर हमारा मटर तैयार हो चुका, आलू तैयार हो चुका है। डायरेक्ट उन जिलों से हम जो है आलू और मटर डायरेक्ट खरीद के बाकी बाहर के प्रदेशों को भेज रहे हैं। मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश के अंदर ये समस्या नहीं आने वाली है। लॉकडाउन अगर अधिक लंबा चलता है तो समस्या हो सकता है, क्योंकि बाहर से लदानी खरीदार बाहर से नहीं आ रहा है। अब उन जिलों को, उन प्रदेशों को हम डायरेक्ट भेज रहे हैं और ऑनलाइन ही पेमेंट हो रहा है। और हमने जहां तक अपने सीखा, सोशल डिस्टेंसिंग का हिमाचल प्रदेश में किसान बागवान बहुत ध्यान रख रहे हैं। हम निरंतर विभाग के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हिमाचल प्रदेश के लोगों के माध्यम से हर व्यक्ति को एजुकेट कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। कोरोना वायरस जो है फैलता ही है डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने से। अगर हम मेंटेन करते हैं डिस्टेंस को, निश्चित तौर पर ये हिमाचल प्रदेश में
अब कोरोना वायरस के फैलने के इस बीच एक खबर जो है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है। कोरोना काल में बच्चों के भविष्य का जो सवाल है वो उस पर यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बच्चों के लिए जो फैसला है उसके मुताबिक सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है बिना परीक्षा दिए। पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। यानी जहां पर परीक्षाएं हो गई थी वो तो ठीक है, लेकिन सरकारी स्कूलों ने इस तरह का फैसला किया है कि उनको बिना परीक्षा के पास कर दिया जाए, पहली से लेकर 8वीं तक। वहीं उत्तर प्रदेश में यह अहम फैसला लिया है। वहीं मध्य प्रदेश में स्कूलों से फीस ना वसूलने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने डीजी लैब और ये अहम आदेश दिया है क्योंकि अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, छुट्टियां भी हैं, लॉकडाउन की वजह से दिक्कत भी आ रही है, तो तमाम जानकारी व्हाट्सएप पर ही आपको दी जाएगी। कई रोचक वीडियो भी भेजे जा रहे हैं और ये मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, उन तक पहुंचाई जाएगी ताकि उनकी पढ़ाई पर कोई दिक्कत ना हो। और स्कूलों से भी कहा है कि बेफिजूल की फीस ना वसूली जाए। तो इस बीच एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। बहुत बहुत स्वागत है सूर्य प्रताप जी आपका। एक बड़ी चुनौती आपके सामने, आपकी सरकार के सामने है कि किस तरह से किसानों की समस्या को हल किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है हिंदुस्तान का और किसानों की चुनौती भी बहुत बड़ी है। क्या कहेंगे आप आज के मौजूदा वक्त में, आप किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं किसानों के लिए? हेलो शाही जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? मैं आपसे बहुत बहुत स्वागत है सूर्य प्रताप जी हमारे कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि देश का सबसे बड़ा जी धन्यवाद। आप देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि किसानों की कटाई में, किसानों की गहाई में, किसानों की मंडी में फसल पहुंचाने में कोई मुश्किल ना आए। कैसी तैयारी है सूर्य प्रताप जी आपकी? उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिस कटाई मड़ाई और कृषि कार्यों के लिए किसानों को सुविधा दे रखी है और उसकी छूट हम लोगों ने दे रखा हुआ है और इसलिए प्रदेश में किसी प्रकार की कठिनाई किसानों को न होने पाए, इसलिए सरकार सतर्क और जागरूक है। हम उसकी समुचित व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे लगता है सूर्य प्रताप शाही जी, आपका जो माइक लगा हुआ है या जिस हेडफोन से आप बात कर रहे हैं उससे हमें आवाज नहीं मिल रही है। मैं आपके पास लौट रहा हूं उस परेशानी को ठीक करके इस समय। और इस बीच मृदुल हमारे साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज साहब जुड़ गए हैं। स्वागत है गृह मंत्री जी आपका इस कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कहा था और ये कहा था, तो मतलब कि इसके जो फाइट। विज साहब, आप हमको सुन पा रहे हैं क्या? इस समय सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाही साहब, उम्मीद करते हैं आपको आवाज आ रही होगी और पहला सवाल यही है कि किसानों के सामने अब चुनौतियां बहुत सारी हैं, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि आप घर पर बंद रहिए, बाहर मत निकलिए, दूसरा ये कि उनको फसल भी बेचना है, जो फसल कट चुकी है उसे बेचने भी उन्हें मार्केट में जाना पड़ेगा। तो क्या व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में की गई हैं? सर वो छोड़ दीजिए, आप बताइए। देखिए, कटाई मड़ाई के लिए किसानों को हम लोगों ने छूट दे रखी है। जिला स्तरीय किसान को अपने खेत में कटाई मड़ाई के लिए किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, इसलिए उसको वहां पर अनुमति प्राप्त है। और साथ में जिला स्तर पर जो कंबाइन और हार्वेस्टर हैं या रिपर हैं उनको भी हम लोगों ने अनुमति दे रखा है। जिले से यदि बाहर जाना है तो जिला मजिस्ट्रेट के परमिशन से वो वहाँ पर जा सकते हैं और कटाई मड़ाई दूसरे जनपद में भी जा कर के कर सकते हैं। और एक बार जिला मजिस्ट्रेट से परमिशन मिलने के बाद वो प्रदेश के किसी भी जनपद के भीतर
जी, थोड़ा तकनीकी का थोड़ा एक मुश्किल का दौर है। शाही जी, हम सुन तो रहे हैं आपको, थोड़ा चुनौतियां भी इस समय सबके सामने हैं। लगा लीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, उसको दिखने दीजिए, लगा लीजिए, इसमें से निकले। चलिए शाही जी, एक बार फिर से जुड़ेंगे क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का दौर है। कैमरा टीम में पहुंचना या लाइव व्यू पहुंचाना या ओबीवेंस पहुंचाना, हम लोग भी इसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि अगर कैमरामैन वहां पहुंचेंगे, टेक्नीशियंस पहुंचेंगे तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए कभी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मंत्रियों से हम दूरी तो बना रहे हैं, लेकिन आपके साथ हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल विज साहब है, हरियाणा के गृह मंत्री, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहते हैं कैसे हालात हैं आपके राज्य के। पड़ोस में पुलिस के एएसआई का हाथ काट लिया गया पंजाब में। आज थोड़ा तकनीकी दिक्कतों का सामना हम भी कर रहे हैं। लगता है कि कोरोना के संकट के साथ साथ तकनीकी संकट से भी दो चार होना पड़ता है। शाही जी जुड़ गए हैं कि आप हमारे साथ? अगर आप हमको सुन रहे हैं तो आप बता रहे थे कि हमने पूरी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन किसान जब धरती हाँ, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोगों ने किसानों के लिए व्यवस्था कर रखी है, और राज्य के बाहर के किसानों को भी, जिस जनपद जो राज्य के बाहर के जो कंबाइन और हार्वेस्टर हैं, यदि वहाँ से आना चाहते हैं तो उनको भी अपने ज़िले के कलेक्टर से परमिशन लेकर के वो राज्य के भीतर आ सकते हैं। इसकी हम लोगों ने अनुमति प्रदान कर दिया है। और इस समय उत्तर प्रदेश के भीतर लगभग 4,774 कंबाइन चल रहे हैं, जिसमें से 3,316 उत्तर प्रदेश के किसानों के द्वारा जो अपने कंबाइन हैं उनका संचालन हो रहा है। 5,137 रीपर काम कर रहे हैं। इस तरीके से कृषि यंत्रों की दृष्टि से देखा जाए तो 9,911 कंबाइन, हार्वेस्टर और रीपर पूरे प्रदेश के भीतर कटाई का काम कर रहे हैं। साथ में किसानों को हम लोगों ने इस बात की अनुमति दे रखा है कि हमारे किसान और मजदूरों को जो उस जनपद के निवासी हैं अपने खेत की कटाई मड़ाई कर सकते हैं। शाही जी आपने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। शाही जी, मैं जानना चाहता हूं कि इस समय दो तरह के लोग काम आ रहे हैं। एक तो धरती पुत्र किसान, क्योंकि घर में आदमी बैठा है, केवल खाना चाहिए और हवा पानी तो मिल ही रहा है। और दूसरा डॉक्टर्स, जो सरकारी महकमे के डॉक्टर्स हैं, खासतौर पर सरकारी अस्पताल। आपको क्या लगता है कि धरती पुत्र की किस्मत बदलेगी क्या इस संकट से सबक लेने के बाद? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होता है, चाहे वो हम मौसम की मार की बात करें या और भी दिक्कतें उनके सामने हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर आपकी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कहती है कि उनकी आय जो है वो दोगुनी करनी है। आज के हालात के बाद आपको लगता है कि किसानों की ज्यादा सुनी जाएगी और हेल्थ पर ज्यादा फोकस होगा? देखिए, ये पूरी कोशिश की गई है कि उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोगों के चिकित्सकीय व्यवस्था को ठीक प्रकार से बना करके रखें, और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का कड़ाई से हम लोग परिपालन करा रहे हैं और कहीं पर भी इस तरीके की कठिनाइयां नहीं है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर बहुत कम जो है वो कोरोना के केसेज आ रहे हैं और मृतकों की संख्या भी काफ़ी कम है। यदि मरकज जमाती के लोग ना आए होते तो उत्तर प्रदेश के भीतर इतनी बड़ी संख्या न हुई होती। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनता कर्फ्यू के पहले से ही सावधानी बरतना शुरू कर दिया था और उसकी इंतजाम और व्यवस्थाएं मेडिकल कॉलेज और कॉलेजों में करना शुरू कराया। आइसोलेशन वार्ड बनवाना शुरू किया। साथ में जो है वो डेडिकेटेड हॉस्पिटल, कोरोना हॉस्पिटल लेवल 1 के और 2 के और 3 के तीनों के राज्य के विभिन्न जनपदों के भीतर बनाने की व्यवस्था किया, जिससे हमारे प्रदेश के भीतर इस तरीके की कोई कठिनाई नहीं है। जहां तक सवाल किसानों का है, हम लोगों ने डे 1 से ही इस बात का विचार करना शुरू किया, 28 फरवरी से ही, कि किसानों के कटाई मड़ाई की व्यवस्था के लिए जो सुविधा दी जा सकती है। तुरंत हमने भारत सरकार से बातचीत की। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने गृह विभाग भारत सरकार से बात करके और उस दिन अधिसूचना 28 तारीख को जारी कराई। उसी दिन हम लोगों ने किसानों को कटाई मड़ाई की अनुमति देने के शासनादेश प्रदेश के भीतर भी जारी कर दिए। शाही जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ इस समय। हमारे शाही जी आपके पास लौट रहा हूं। इस समय हम इंदौर चलेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, इंदौर से जुड़ रहे हैं। इंदौर इस समय पूरे देश में कोरोना संकट का हॉटस्पॉट बना हुआ है। कैलाश जी, आप इंदौर के
भाई कहलाते हैं, आपके बेटे विधायक हैं, आप विधायक रहे, आप मंत्री रहे, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इंदौर के इस हालात पर पूरा प्रदेश, पूरा देश जानना चाहता कि आखिर चूक कहाँ हो गई है। सरकार बदली, आपकी सरकार तो अभी आई है, लेकिन हालात बिगड़ कैसे गए कैलाश जी? नहीं, हाल तो बिगड़े हुए थे। सरकार आने के बाद काफी सुधरे हैं। और क्योंकि जब एक बार कोई चीज हाथ से निकल जाती है तो उसको संभालने में थोड़ा समय लगता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अगर जैसे ही केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी हुई थी उस वक्त यदि पूरी तैयारी कर ली हुई थी इतनी समस्या नहीं होती, पर किंतु उस समय राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हो गया था। मैं समझ सकता हूं कि उस समय प्रशासनिक अधिकारी खुद ही घबराहट में काम करते हैं, तो वो पीरियड जो सत्ता परिवर्तन का था उस पीरियड में प्रशासन से चूक हो गई, इसलिए थोड़ी सी बढ़ गई है, पर अब काफी नियंत्रण में है। और मुझे लगता है कि इंदौर काफी संभल रहा है। आज भी जो कोरोना के पेशेंट थे उसमें से 8 आज डिस्चार्ज किए गए, कल 15-16 डिस्चार्ज किए गए थे। इस प्रकार 30 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर बाहर आ रहे हैं, तो एक अच्छी खबर है। और मैं समझता हूं कि इंदौर में अब काफी स्थिति सुधर रही है। कैलाश जी, आपकी शायद आवाज में थोड़ा इको है, मैं आपको फिर से दोबारा एक बार कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज का इको जो है कम हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इंदौर पूरे देश में स्वच्छता में नंबर 1 था, उस इंदौर की पहचान क्या ऐसी हो गई कि डॉक्टरों पर हमला करेंगे लोग, पुलिस पर पत्थर फेंकेंगे, या फिर कोरोना के संकट से निपटने में प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे? एक दो घटनाएं हुई है, उन लोगों को सबक भी दिया गया, उसके बाद प्रशासन ने कड़ाई से थोड़ा सा पालन भी किया। अब एकदम स्थिति नियंत्रण में है और जो लोग थोड़े से गुमराह थे उनको भी समझ में आ गया है कि ये हमारे हित के लिए सरकार कर रही है, अधिकारी हमारे हित के लिए हमारे दरवाजे आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ काफी परिवर्तन आया है और काफी स्थिति नियंत्रण में आ गई। और उत्तराखंड से हमारे साथ सुबोध उनियाल जुड़ गए हैं, कृषि मंत्री हैं। हम लौटेंगे कैलाश विजयवर्गीय जी के पास, सूर्य प्रताप शाही जी के पास भी लौटेंगे। सुबोध उनियाल जी, सबसे पहले अहम सवाल, उत्तराखंड में भी क्योंकि मरीजों की संख्या अभी कम है, लगातार वहां 7 मरीज ठीक हो गए हैं 35 में से, लेकिन वहां पर भी चुनौतियां आने वाले वक्त में और होने वाली हैं क्योंकि लॉकडाउन अब खत्म होने वाला है, संकेत मिल रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा। कितनी तैयार है? देखिए, हम लोग शुरुआत से बहुत तैयार हैं और जिस तरह से हम लोगों ने इस पर कोरोना को बड़ी गंभीरता के साथ लिया, और इसकी गंभीरता का सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि हम लोगों ने सेक्रेटरी हेल्थ को जो हमारे प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं उनको वायलेट करने का पूरा अधिकार दे दिया कि वो किसी तरह से भी कोई परचेजिंग होगी, कुछ भी करना, इस संबंध में कुछ भी अगर खरीदना हो तो प्रोक्योरमेंट रूल का ख्याल ना किया जाए, और इमीडिएटली उनको फंड रिलीज कर दिया। ये हमारी सबसे बड़ी गंभीरता दिखाता था। उसके अलावा जिस तरह से हमने हर सेक्टर में, जो चाहे वो किसानों की समस्या को लेकर के प्रश्न रहा हो, चाहे वो अन्य मामलों में प्रश्न रहा हो, हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से इसको लिया, और यही कारण है कि उत्तराखंड में आज हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं।